नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माधुरी नागोरी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर माधुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बाद कैसे आप सावधानी बरत सकते हैं, किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। और अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डॉक्टर माधुरी से सलाह ले सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर माधुरी, सबसे पहले बात यही करना चाहूँगी कि हार्ट अटैक के बारे में तो सबने ही सुना है, लेकिन हार्ट अटैक क्या है, किस तरह से ये होता है, पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे। हार्ट अटैक, जिसको हम हिंदी में हृदयघात भी बोलते हैं, यह एक तरह की हृदय की बीमारी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हृदय एक मांसपेशी है जो कि शरीर का एक अहम हिस्सा है, जिसका काम है शरीर के सभी अंगों में ब्लड और या खून पहुंचाना। तो हृदय को काम करने के लिए अपनी खुद की एनर्जी चाहिए, एक पोषण चाहिए, जो कि खून के द्वारा हृदय को प्राप्त होता है। ये खून जो है वो हृदय में अपनी खुद की धमनियों के द्वारा पहुंचता है। अगर हृदय की खुद की जो धमनियां हैं, जो कि वैसी ही धमनियां होती हैं जैसे सारे शरीर में होती हैं, तो सारे शरीर की जो धमनियां हैं उसमें जो ब्लड का, खून का प्रवाह होता है हृदय द्वारा होता है, वैसे ही हृदय की अपनी खुद की धमनियों में भी प्रवाह उसी समय होता है, जबकि सारे ऑर्गन्स में होता है। तो अगर इन धमनियों में कहीं भी रुकावट आ जाए, जैसे कि हम जैसे एक पाइप की तुलना कर सकते हैं कि पाइप में अगर कोई चोकिंग आ जाए, कचरा फंस जाए पानी के पाइप में, वैसे ही जो हृदय की धमनियाँ होती हैं उसमें ब्लड के, खून के प्रवाह में अगर कुछ भी धीमाई या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कचरा फंस जाए, जो कि किसी भी उससे हो सकता है, तत्वों से हो सकता है, जैसे कि चर्बी का जमावड़ा जम जाता है और उसमें ब्लड सेल्स आके जम जाते हैं जो कि चोकिंग कर देते हैं, जो धमनी में जो रक्त के प्रवाह को स्लो कर देते हैं या बिल्कुल ही रोक देते हैं। तो अगर ये धमनी जो है उसका जो रक्त का प्रवाह है एकदम से बंद हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को मेजर हार्ट अटैक, जिसको हम बोलते हैं मेजर हृदयघात, आ सकता है, क्योंकि वो हिस्सा जो कि हृदय का वो हिस्सा जो कि उस धमनी से उसकी सप्लाई होती है ब्लड की, वो बिल्कुल रुक जाता है और जो वो हिस्सा, मांसपेशी का वो हिस्सा धीरे धीरे करके मर जाता है। तो वो हृदय का हिस्सा जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो इसको हम मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं। और माइनर हार्ट अटैक, अगर वो धमनी 100% बंद ना होकर 100% उसमें कुछ रुकावट ना आके धीरे धीरे या एकदम से 100 से कम या कोई भी मात्रा में बंद हो सकती है, 60%, 70%, पर ये माना जाता है कि 75% या उससे अधिक ब्लॉकेज आने पर ही मांसपेशी में खून की प्रवाह कम होने के कारण हमको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो है हिस्सा हार्ट का, जिससे वो धमनी सप्लाई कर रही है, अगर उसमें 75% या उससे अधिक ब्लॉकेज आ जाए तो वो हिस्सा मर जाता है और हार्ट के काम करने में दिक्कत आने लगती है या हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो इसको हृदयघात कहते हैं कि जब हार्ट की अपनी खुद की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाए या रुकावट आ जाए खून के प्रवाह में, तो हृदयघात होता है। बिल्कुल डॉक्टर माधुरी, अगर बात करें जैसे कि हार्ट अटैक होता है, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए कई तरह के चीज़ों का उपयोग किया जाता है, सर्जरीज होती है, लेकिन अगर बात की जाए दवाओं की, तो ये कौन सी दवा होती हैं जो हार्ट अटैक के बाद दी जाती हैं और क्यों दी जाती है, ये जानना चाहूँगी। हृदयघात के बाद दवाइयाँ बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। उनके बहुत सारे काम होते हैं उन दवाइयों के। पहले तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ये सोचते, हमको पता है कि शुगर के मरीज़ हैं या बीपी के मरीज़ हैं तो उनको हृदय की प्रॉब्लम होने के, परेशानी होने के चांस बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये एक हृदयघात के रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि इनके होने से हृदयघात होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा 100% ज़रूरी नहीं है।
ये सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि हृदयघात हो सकता है इस आदमी को और ये ज़्यादा रिस्क पर है। तो पहले तो हम दवाइयाँ उन जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर हाई होना और कोलेस्ट्रॉल है, तो उन सब की जो भी संबंधित दवाइयाँ हैं हृदयघात के बाद, हम चाहते हैं कि वो रिस्क फैक्टर्स जो जोखिम कारक हैं उन वो बिल्कुल संतुलित रहें और बिल्कुल सीमित रहें। तो हम उनकी दवाइयाँ, जैसे हम उच्च रक्तचाप की दवाइयाँ, मधुमेह की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ये सब देते हैं। तो पहला भाग तो ये हुआ कि हम उन रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करें हृदयघात के बाद, और बहुत बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से इलाज करें ताकि वो एकदम कंट्रोल में रहें, ताकि हृदयघात होने की संभावना, आगे होने की संभावना कम हो जाए। दूसरी तरह की जो दवाइयाँ हम देते हैं वो होती हैं कि हृदयघात के कारण जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो दोबारा ना हो और वो बीमारी आगे ना बढ़े, उनको हम करते हैं। जैसे हृदय की पंपिंग अगर कम हो जाती है तो हम उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं ताकि वो फिर रिक्रूप कर सके, हृदय अपने आप वापस थोड़ा बहुत जो हिस्सा है जो परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ है वो रिक्रूप कर सके और वो हृदय की जो पंपिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उन पंपिंग कम होने के कारण जो प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे सांस फूलना है, धड़कन तेज़ होना है, तो वो कंट्रोल में है। तो मेन मुख्य दवाइयाँ, एक तो पहला खून पतला करने की गोलियाँ, वो जो कि सभी जानते हैं कि हृदय के मरीज़ लेते हैं। बिल्कुल भी थोड़ा भी अगर आशा भी हो कि हमको लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है हृदय की, तो हम उनको, या फिर हृदयघात के बाद हम वो खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं। वो विभिन्न प्रकार की आती हैं, जैसे कि कुछ ज़्यादा पावर की होती हैं गोलियाँ, कुछ कम पावर की होती हैं, पर कुछ एक गोलियाँ 2 कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ 1 साल तक देना पड़ता है हृदयघात के बाद, और 1 साल के बाद मरीज़ को देखते हुए डॉक्टर वो दवाइयों की संख्या कम भी कर सकते हैं। यूजुअली 2 साल तक 2 दवाइयाँ खून पतला करने की चलती हैं और उसके बाद उसको 1 भी किया जा सकता है मरीज़ की स्थिति देखकर। दूसरी तरह की दवाइयाँ होती हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ में स्टैटिन्स मेन दवाइयाँ हैं, वो आपके डॉक्टर हमेशा आपको ज़रूर देंगे। कुछ मरीज़ों की ये भी वो होती है कि क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो हमेशा से सही था, तो हमें ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं? तो उसमें ये है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने का ही काम नहीं करती, अपितु ऐसे बहुत सारे काम करती हैं जिससे कि दवाई जो बीमारी की जो बढ़ने की स्पीड है, जो क्योंकि जिस आदमी को एक जगह ब्लॉकेज आया है तो उसको कहीं और भी ब्लॉकेज आ सकते हैं या उस जगह पर फिर से ब्लॉकेज आ सकता है, तो वो दवाई जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ वो ब्लॉकेज दोबारा डेवलप होने को भी कम स्पीड को रोक सकती हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो वो करती हैं जो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। तीसरी तरह की प्रमुख दवाइयाँ हैं जैसे धड़कन कम करने की, जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स करते हैं, वो कुछ हद तक ब्लड प्रेशर भी कम कर सकती हैं और मेन जो उनका काम है वो धड़कन को कंट्रोल में रखना। और भी स्टडीज़ में पाया गया है कि ये प्रोलॉन्ग करते हैं सर्वाइवल, मतलब कि व्यक्ति की उम्र, एक मरीज़ की उम्र बढ़ाने में बहुत मेन भूमिका निभाते हैं अगर इनको हृदयघात के बाद दिया जाए तो। फिर बाकी की दवाइयाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो प्रॉब्लम हुई है हार्ट की, उसके वजह से जो आदमी को परेशानी आई है, जैसे सांस फूलना है तो सांस फूलने में डायूरेटिक नाम की दवाइयाँ होती हैं जो यूरिन को बढ़ाती हैं, और क्योंकि कंजेशन लंग्स में पानी भरता है हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से, तो वो कम करने से पंपिंग कम होने के बाद जो पानी भरता है उसको कम करने से सांस कम फूलती है। तो इस तरह की प्रमुख दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसी बीच हमारे कॉलर जुड़ गए हैं हरदा से संजय जी। संजय, आप डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जी कि जब हम तनावग्रस्त रहते हैं तो हार्ट की जो है स्पीड बढ़ जाती है, उसका क्या कारण है? ये हमारा एक सिंपैथेटिक रिस्पांस है, शरीर का एक रिस्पांस है कोई भी तनाव को से डील करने के लिए। जैसे हम कई बार तनाव किसी कारणवश होते हैं और कई बार कई लोगों को मानसिक रूप से तनाव होने की भी बीमारी होती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो तनाव में रहते हैं, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। पर जैसे हम कोई भी कारण है, जैसे हमारे आगे कोई ऐसी समस्या, विकट समस्या आ गई है, तो शरीर ये समझता है कि उसको निपटने के लिए हृदय का ज़्यादा ब्लड फेंकना और ज़्यादा तेज़ी से फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो धड़कन बढ़ना भी उसका एक
डिफेंस मैकेनिज्म जिसको मैं बोलूँगी कि वो उस तनाव को से हमको क्योंकि वो अगर तनाव किसी कारणवश है तो वो जो धड़कन बढ़ने से हृदय की जो ब्लड फेंकने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो वो तनाव को शरीर अच्छे से डील कर पाता है। तो ये एक जैसे कि एक एग्जांपल मैं कहूँगी कि जैसे फीवर आ रहा है, तो बुखार आता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है शरीर का वो बढ़ जाता है, तो ज़्यादा रक्त की ज़रूरत होती है, तो हृदय जो है वो तेज़ गति से धड़कने लगता है ताकि ज़्यादा रक्त शरीर की तरफ पहुंचा सके। तो ये काम की चीज़ है कई लोगों में, पर जो मानसिक अगर तनाव में है बिना कारण के बीमारीवश, मानसिक बीमारीवश, तो वो एक बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ उसके लिए करेगा बॉडी के लिए कि वो बिना बात के धड़कन बढ़ रहा है क्योंकि वो चिंता की वजह से। तो चिंता किसी कारणवश भी हो सकती है, बिना कारण भी हो सकती है, पर धड़कन बढ़ना कई बार यूज़फुल भी रहता है शरीर के लिए। जी डॉक्टर, हमारी अगली कॉलर आकांक्षा है छत्तीसगढ़ से। जी आकांक्षा, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से। मैम आप दोनों को नमस्ते। नमस्ते मैम, हमें ये पूछना है, अपने अंकल के बारे में पूछना है। उनकी उम्र 64 साल है। वो कोविड से हाल ही में रिकवर हुए, तो उन्होंने सीटी स्कैन करवाया था चेस्ट का, तो उसमें उनको सीओपीडी तो लंग का था, और मैम हार्ट के लिए लिखा था कि माइल्ड एथेरोस्क्लेरोटिक कैल्सिफाइड प्लाक्स आर सीन इन आर्क ऑफ आओर्टा। मैम उनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन और क्रॉनिक किडनी डिजीज है। 1.5 उनका क्रिएटिनिन रहता है। मैम ब्लड प्रेशर तो हमेशा नॉर्मल रहता है और हमेशा लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल रहता है। तो मैम और उनको कोई लक्षण भी नहीं आने हार्ट से जुड़े हुए। तो मैम इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या, या एक ईईसीपी टेक्निक आती है उससे कुछ इसमें करना है, या मैम क्या करना है कि ये ऐसी एक नॉर्मल चीज है? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है। अगर मेन एओर्टा, दिल की जो मेन नस निकलती है हृदय से शरीर की तरफ, सबसे मोटी नस है शरीर की, तो उसको कहते हैं। तो अगर उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो कि सीटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि छोटी नस, जब बड़ी नस डेवलप में अगर बीमारी आने लगी है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक मतलब ब्लॉकेज जिस चीज़ से होता है उस प्लाक को, उस जमावड़े को कहते हैं, जो जिसमें कि एक लिपिड्स और ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स और फाइब्रस टिश्यू, तो ये बहुत सारे शरीर के ही चीज़ें होती हैं जो बना के वो जमावड़ा बढ़ता जाता है और फिर ब्लॉकेज आता है। तो अगर जिसके मेन धमनी में जमावड़ा आ गया है, इसका मतलब छोटी धमनियों में तो आया ही होगा। तो अभी तो ईसीपी की तो ज़रूरत नहीं है अगर हार्ट की पंपिंग ठीक है, पर उनको दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत है, जिसमें कि खून पतला करने की दवाइयाँ और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, और अपने किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है, ये जानने के लिए कि टीएमटी वगैरह करा के कि ब्लॉकेज है कि नहीं हार्ट की नसों में। बिल्कुल। तो आकांक्षा, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर माधुरी, आप जानना चाहेंगे, हमने दवाइयों की बात करी और कितने प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर बात की जाए इनकी डोज की, तो अगर बाय चांस कोई डोज स्किप हो जाता है, जो ये मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, अगर एक बार उनका डोज स्किप होता है या एक से ज़्यादा बार होता है, तो इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या ऐसे करने से बचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके दवाई का जो लेना है वो बिल्कुल नियमित होना चाहिए, बिना कुछ भूले और बिना स्किप किए। पर क्योंकि हम इंसान गलती कर ही सकता है, किसी कारणवश गलती के कारण या फिर ऐसी स्थिति आ जाए जब वो दवाई ना ले पा रहा हो, तो उनको जब वो याद आ जाए कि मैंने दवाई मिस कर दी, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी कि जैसे रात को लेने वाली दवाई अगर उन्हें सुबह याद आ जाए कि मैंने नहीं ली है, तो वो सुबह भी वो दवाई ले सकते हैं। और उस दिन, जिस दिन उन्होंने सुबह वो दवाई ली है, रात वाली जो दवाई का जब आएगा टाइम, तो उस वक्त जैसा कि वो लेते हैं रोज़ वैसा ही करें। मतलब उस दिन, जिस दिन वो भूले हैं, उसके नेक्स्ट दिन वो 2 बार भी दवाई लेंगे तो ठीक है। पर ये चीज़ अगर बहुत लेट हो, जैसे उनको सुबह याद ना आके शाम तक आए याद को कि मैंने कल दवाई नहीं ली, तो फिर 2 डोज ना लेके अपनी नियमित समय की दवाई ले, वही ठीक रहेगा। पर ये चीज़ कभी कभार तो ठीक है, पर नियमित रूप से बहुत ज़रूरी है कि हम एक तालिका बनाएं कि अपने लिए, क्योंकि हर कोई याद रखे या घर मेंबर याद रखे कि इनको ये दवाई लेनी है, हृदय रोग जो अगर मरीज़ हैं, रोगी हैं, तो एक तालिका बना लें, उसमें लिख लें टाइम, और सबको, इसलिए कोई अगर आपको याद नहीं तो कोई ना कोई आपको याद दिला ही देगा। तो अगर फिर भी आप भूल जाएं तो ऐसे करें।
बिल्कुल, तो जितने भी लोग अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप दवाइयाँ ज़्यादातर स्किप कर जाते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो एक चार्ट बना लें, जैसा डॉक्टर माधुरी का कहना है। डॉक्टर, हमारे अगले कॉलर एसके गौर जुड़ गए हैं भिलाई से। जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर माधुरी से। एसके गौर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? टीवी का वॉल्यूम आप धीमा कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी। जी जी जी, आप तो क्वेश्चन सुनिए ना, करिए। मैं ये बोल रहा था, मेरे को अभी पिछले 1 साल से थोड़ा बीच बीच में मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाया और वो ईसीजी और इको किए, तो वो बोले कि एमआर में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा। बाकी डिटेल्स में कुछ नहीं बताया, बोले एमआर है उसमें वाल्व का। तो ये एमआर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये पर्टिकुलर उसी के कारण हो रहा है कि नहीं, ये कंफर्म करना था। ये एमआर मतलब माइट्रल रीगर्जिटेशन शायद आपका मतलब होगा। ये एक तरह का वैल्व होता है हार्ट में। जो हम अभी बात कर रहे हैं हृदयघात की, वो धमनियों से संबंधित बीमारी है, और वैल्व जो होता है वो अलग हार्ट का ही एक हिस्सा है, हृदय का हिस्सा है। कि हृदय में 4 खाने होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, उनके बीच में दरवाजे होते हैं। उन 4 खानों को अलग अलग करते हैं दरवाज़ों से, तो वो 4 दरवाजे होते हैं। तो 2 दरवाजे हृदय के अंदर होते हैं और 2 मेन नस को जोड़ते हैं। तो ये हृदय के ही 2 खानों के बीच का दरवाज़ा है, वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाता, तो ब्लड आगे जाने के बजाय पीछे लीक करता है, तो उसको माइट्रल रीगर्जिटेशन कहते हैं। तो ये वैल्व की प्रॉब्लम है। अब इसमें कारण क्या है वैल्व की प्रॉब्लम होने का? ये 2-3 कारण होते हैं, काफ़ी सारे कारण होते हैं आपके जानने के लिए। मेन प्रमुख कारण मैं बता दूं कि हृदय घात होना भी बाद में कई लोगों को वैल्व भी लीक करने लग जाता है, क्योंकि मांसपेशी भी कमज़ोर हो जाती है हार्ट की, तो वैल्व लीक करने लग जाता है उन लोगों को। दूसरा, जन्मजात वैल्व में कुछ प्रॉब्लम हो। तीसरा, इन्फेक्शन होता है वैल्व का। तो बहुत सारी कारण होते हैं जिससे वैल्व लीक करने लगता है। कि अगर ज़्यादा लीक नहीं करता तो आपको साल में 1 बार इको करा के देखना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा लीक कर रहा है तो आपको एक कारण जानना पड़ेगा कि क्यों लीक कर रहा है। उसमें एक जो जांच है वो एंजियोग्राफी भी है, ब्लॉकेज देखने के लिए। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर माधुरी बता रही हैं कि अगर एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और ब्लॉकेज का भी अपना एक लेवल होता है, उस हिसाब से ही आपको सलाह दी जाती है किस तरह से। और अगर दवाइयों की बात की जाए तो दवाइयों का भी एक रूटीन होता है, और एक तरह से डॉक्टर चार्ट बना के देता है जिस तरह से आपको डोसेज लेना चाहिए, और डोसेज आप स्किप ना करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर, हमारे अगले कॉलर राम गुलाब विदिशा से जुड़ गए हैं। जी, आप सवाल कर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं मेरी एक शिकायत मतलब जो समस्या है वो ये है कि मेरा बच्चा 11 वर्ष का है, और उसके चेस्ट में दोनों साइड और सेंटर में भी कभी कभी बहुत तेज पेन होता है, और वो शिकायत ये करता है कि उसके हार्ट में भी दर्द है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसका इको, टीएमटी और ईसीजी वगैरह सारे कराए, उसके एक्सरे वगैरह कराए, लेकिन उस जांच में कुछ निकलता नहीं है। उसकी समस्या इतनी तेज है कि जब उसको पेन होता है तो बहुत सारी परेशानी होती है। प्लीज मैम इसमें कुछ बताएं, क्या करना चाहिए? अगर इको बच्चों में अधिकतर छाती में दर्द का कारण हृदय की जन्मजात बीमारियां होता है। तो अगर इको नॉर्मल है तो हमने देख लिया कि जन्मजात बीमारी कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वो छाती में दर्द की शिकायत करता है, तो और कोई कारण के लिए देखना होगा हृदय से अलग, क्योंकि छाती में दर्द का कारण एक हृदय है और बहुत सारे और भी कारण होते हैं, जैसे मांसपेशी का दर्द है, या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है उसका दर्द है, या पेट की जो आहार नली है उसमें कुछ ज़्यादा एसिड बन रहा है उसका दर्द है। तो बच्चों में यूजुअली कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि हमको अटेंशन लेने के लिए कि हमको दर्द हो रहा है, तो एक आप बच्चों के डॉक्टर को भी दिखाइए कि अगर हृदय रोग नहीं निकला है तो और भी कोई कारण हो सकते हैं, या तो हड्डी की का दर्द हो रहा है या और भी कारण हो सकते हैं। तो आप एक बार बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं तो वो अच्छे से उसकी जांच कर पाएंगे और हृदय के से निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अगर इको ठीक है तो और आगे कुछ करने की 11 साल के बच्चे में ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा कि हमारे कॉलर ने कहा है कि 11 साल का उनका बेटा है, उसे दर्द की शिकायत हो रही है, तो मेरा अगला सवाल भी यही है कि क्या कोई एज ग्रुप है जिनको हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर यंग एज में भी हार्ट अटैक्स के केसेस हम लगातार देखते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एज ग्रुप तो वैसे कन्वेंशनली स्पीकिंग जो हम
एज मानते हैं कि हृदय रोग की जो जो प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं वो हृदय उम्र के लोगों में और वृद्धावस्था में। तो 60 साल से ऊपर के लोगों में हम मानते थे कि पहले कि, और अभी भी ये रिस्क फैक्टर है कि हृदय रोग की समस्या बहुत अधिक हो जाती है, हृदयघात होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पर अब ये चीज़ 100% सही नहीं रह गई है, क्योंकि अब 40 साल से कम लोगों में भी हृदयघात देखा गया है। तो हम उसको यंग एमआई बोलते हैं। 40 साल से ऊपर तो कुछ हम सोचते हैं कि हो भी सकता है, पर 40 साल से कम लोगों में भी होने लगा है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री, उसमें मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि फैमिली हिस्ट्री, हृदय रोग अगर आपके फैमिली में है और कम उम्र में हुआ है आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, तो आप में होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। फिर व्यसन लाइक धूम्रपान करना, यंगस्टर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार स्मोकिंग और एडिक्शंस में चले जाते हैं, गांजा एडिक्ट्स हो जाते हैं, तो उनमें हृदयघात के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कई बार जन्मजात, कई बार बच्चे सब कुछ ठीक है, कोई और बीमारी नहीं है साथ में, तो जन्मजात नलियों की जो बनावट है वो कुछ इस तरह की होती है कि उनमें हृदयघात हो जाता है। तो पर ये कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब ये कुछ ही लोग होते हैं या कुछ ही बच्चे होते हैं या कुछ ही यंग लोग होते हैं, इनमें होता है। अदरवाइज़ हमको कोई ना कोई या तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, ये कमी हुई, या फिर हमारा फैमिली हिस्ट्री हुआ, या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हुआ, या लाइफस्टाइल ऐसी है, वज़न बहुत ज़्यादा है। तो आजकल क्योंकि ये समस्याएं बहुत, फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो गई है, तो ये समस्याएं अधिक बढ़ गई हैं। और मेंटल स्ट्रेस भी एक मैं बहुत बड़ा कारण मानती हूँ आजकल के जीवन में, स्पेशली इंडिया में, कि हर आदमी मेंटल स्ट्रेस में रहता है। तो मेंटल स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव है, वो भी एक बहुत बड़ा यंग पेशेंट्स में, जिनकी उम्र कम है, उनमें हृदयघात की संभावना बढ़ाता है। तो इसलिए हमारी जो ये चीज़ें हैं वो हमको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर माधुरी, जैसा आपने कहा कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और आजकल मुख्य कारण अगर किसी भी बीमारी का है तो उसको स्ट्रेस माना जाता है, क्योंकि लगातार लाइफस्टाइल बदल रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, और जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हमें इफेक्ट कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमें ढेर सारी जानकारी दी। हृदय रोग विशेषज्ञ हैं आप और हृदयघात के बारे में